क्योंकि जब हम 5 दिसंबर के दिन जब हम लोग 6 दिसंबर के दिन हम लोग जब मुंबई जाते हैं तो वहाँ की भी जो हालत होती है वो इसी प्रकार की होती है। अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था का कुछ इंतजाम चल रहा था जिसका हमारे समाज के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद में यहाँ पे प्रशासन ने ध्यान देना टोटली दूर कर दिया। अगर मान लो महाराष्ट्र में हमारी सरकार होती तो शायद हम आज बैठे जहाँ खड़े हैं उसके नीचे की जो जमीन है वो संगमरमर की होती है। वैसे ही महाबोधि महाविहार की अगर हम बात करें तो महाबोधि महाविहार में हमारा बिहार में हमारा जो समाज है वो कम परसेंट में कम है हमारा समाज। पर अगर मान लो वहाँ पर भी अगर हमारी सरकार बन जाती तो महाबोधि महाविहार हमें मुक्त करने के लिए समय नहीं लगता। मान लो बिहार में हमारी सरकार नहीं भी बनी, पर मैं तुमको दावे के साथ कहता हूँ अगर इस देश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो हम सबसे पहले महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए बहन जी सबसे पहला कदम उठाएंगे। हम जितना समय हमारा धम्म के काम में हम लोग लगा रहे हैं, जितना समय हम आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए हम लगा रहे हैं, अगर इतना समय अगर हमने हमारी सरकार बनाने के लिए लगा दिए तो शायद अंबेडकर पार्क जिस तरीके से है आज हम दीक्षा भूमि को भी इस तरीके से बना सकते हैं। 27% के आसपास मुस्लिम समाज है, उनकी एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, पर उसके बाद भी वो कांग्रेस को अपनी हितैषी पार्टी बोलकर कांग्रेस को वोट देता है। मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज की इस देश में एक भी राष्ट्रीय नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, पर फिर भी वो ओबीसी समाज अपनी नेशनल पार्टी बोल के बीजेपी को वोट देता है। और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन से ये डिक्लेयर हुआ कि इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें से एक जो है वो बहुजन समाज पार्टी है जो बहुजनों की पार्टी है, जो दलित अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है। पर 5 अगर पार्टियां हम देखते हैं तो ये ब्राह्मणों की है। मतलब 3% जो लोग हैं उनकी 5 नेशनलाइज पार्टी है, और जो हम इतने बहुजन 85% बहुजन है उनकी एक ही राष्ट्रीय पार्टी है। तो मैं कहना चाहूँगा टुकड़े उनके रहने के बाद भी वो आज राज कर रहे हैं, पर हमारे टुकड़े छोटे लेवल पर है, पर राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो हमारी एक ही नेशनल पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है। प्रत्येक वर्ष नागपुर की दीक्षा भूमि में उमड़ने वाले जनसैलाब के बारे में नागपुर का मनपा ये भलीभांति जानता है, प्रशासन जानता है कि कितने लोगों की तादाद इस नागपुर के दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हमने देखे कि इस पूरे के पूरे दीक्षा भूमि के परिसर में किस तरीके से कीचड़ था, पूरे कीचड़ में सराबोर दीक्षा भूमि नजर आ रही थी। और उसके बाद लोगों ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बवाल भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ जिसको लेकर अब चर्चाएं सुर्खियों में है, और वो पोस्ट जिस शख्स की है वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। आखिर क्या मसला है, क्या मामला है, पूरा आपके साथ रूबरू करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धम्मचक्र परिवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इंजीनियर विक्रांत मिश्रा बसपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं इसी कामठी अपना नागपुर से 10-15 किलोमीटर दूर कामठी से हूँ। क्या हो रहा था यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है, जैसा आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, मैं यहाँ पर पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू आना जाना कर रहा था। इस दरमियान आज से कुछ दिन पहले यहाँ का जो वातावरण था बहुत ही मतलब कीचड़ था। एक्चुअली यहाँ पे कुछ साल पहले अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था का कुछ इंतजाम चल रहा था जिसका हमारे समाज के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद में यहाँ पे प्रशासन ने ध्यान देना टोटली दूर कर दिया, और यहाँ का जो वातावरण था बहुत ही कीचड़ था। यहाँ पर हमारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मनपा पर दबाव डाला। उसके बाद भी यहाँ की जो परिस्थिति है वो आखिरी के 2 दिन तक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसी बीच मेरे ध्यान में आया कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। मतलब हमारे ये जो तमाम जो तस्वीरें देखने को मिली सोशल मीडिया पर मिली, तो वो अभी जो स्थिति वो ठीक हो रही है, तो क्या ये सभी चीज़ें प्रशासन ने ठीक करी है या फिर इसके पीछे की कुछ और वजह? नहीं, हमारे प्रशासन ने एक्चुअली कैसा है कि दीक्षा भूमि को बदनाम करने की ये सारी कोशिश थी। वो एक्चुअली हमारे समाज के कुछ लोगों ने भी उस तरीके से वायरल किया उसको, और कुछ चीज़ें बदनाम करने की इससे किया गया। एक्चुअली लास्ट में शासन प्रशासन को वो सारी चीज़ें ठीक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको भी पता था कि ऐसे समय में हम इतना गंदा वातावरण यहाँ पर नहीं रख सकते। पर वो आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे थे ताकि ये समाज जो है भड़के, चिड़ने के बाद में कोई एक राजनीतिक दल को उसका फ़ायदा भी मिले। ये सोच शायद उनकी इस तरह थी। तो इस बात का कहने की जुड़ाव इससे तो नहीं कि इसी नागपुर के दीक्षा भूमि में हर वर्ष राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाया जाता है, वो मंच पर होते हैं, लेकिन इस बार उनको मनाही की है, क्या उसका कोई बदलाव तो नहीं? बस आपने जो जिक्र किया ये भी उसी का 99% चीज़ें हो सकती है कि शायद उनको इस बार यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हो। मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए। पर हमारे लोगों ने फिर दबाव डाला, कुछ लोगों ने अलग तरीके से दिखाने की भी कोशिश की, पर ये पवित्र दीक्षा भूमि है, यहाँ का एक अलग ही अपना एक ऐतिहासिक है। और इसी बीच में जब मैं जा रहा था घर, तो जैसा आपने अभी सोशल मीडिया का जिक्र किया कि एक जो न्यूज़ है वो वायरल हुई, एक पोस्ट जो वायरल हुई,
तो उसके संदर्भ में मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से घर गया कुछ दिन पहले, तो मेरे ध्यान में आया कि आज हमारे साथ में ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, और सिर्फ महाराष्ट्र की धरती पर हमारे साथ अन्याय अत्याचार क्यों होता है। क्योंकि जब हम 5 दिसंबर के दिन जब हम लोग 6 दिसंबर के दिन हम लोग जब मुंबई जाते हैं, तो वहाँ की भी जो हालत होती है वो इसी प्रकार की होती है, और आज नागपुर की हालत भी इसी प्रकार की है। तो मेरे ध्यान में आया ये सारा मसला है राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। अगर हमारे लोग शासन नहीं बन सकते, अगर हमारे लोग अगर राजनीति अपने हाथ में लेकर सरकार अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो शायद हमारे साथ हमेशा ऐसी तरीके से अन्याय अत्याचार होगा। इसलिए मजबूरन मुझे वो पोस्ट वायरल करनी पड़ी और वो पोस्ट डालनी पड़ी। उस पोस्ट में मैंने साफ तरीके से जिक्र किया कि आप एक स्थल देखिए महाराष्ट्र, जहाँ पे हमारे लोगों ने बाबा साहब के नाम पर हमारे लोगों ने जो है कांग्रेस बीजेपी को पूरी तरीके से सरेंडर हो गए। कांग्रेस बीजेपी को कंटिन्यू, कभी इसको जिताना है तो इसको वोट करो, कभी उसको जिताना है तो उसको वोट करो। इस माध्यम से हमारा समाज जो है उनको सरेंडर हो गया, और सरेंडर होने के बाद में आज दीक्षा भूमि की हालत हम देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से हो रहा है। और दूसरा उत्तर प्रदेश देख लो, मतलब जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, हाँ, जिस जगह पर लाखों अनुयायी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, वहाँ की आज की हालत देख लो। और उस लखनऊ शहर की हालत देखो, जहाँ पर बाबा साहब ने 25 अप्रैल 1948 के दिन सिर्फ एक भाषण दिया, और उस भाषण में बाबा साहब ने ये कहा कि हमें एक नेता, एक झंडा और एक नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है, उससे हम इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। और उस उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जब हमारी सरकार बनती है, तो बहन जी के नेतृत्व में इतना विशाल अंबेडकर पार्क वहां पर बनाया गया कि कितना भी हवा तूफान आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पर वहां की एक पत्ती भी तस्त मस्त नहीं होती, और वहां पे तुमको एक खाली जगह पर कीचड़ का वातावरण नहीं दिखेगा। सारी चीजें वहां पे बहन जी ने इतनी खूबसूरत तरीके से बना के रखी है। तो ये होता है फर्क हमारा सत्ता में होने का और सत्ता में ना होने का। तो हमारे लोगों से मेरी मैं इसके पहले भी समाज से कह चुका हूं कि अगर तुम्हें कोई भी चीज का मसला हल करना है तो सिर्फ आंदोलन करके, रास्ते पर उतर कर झगड़ा करने से नहीं होगा। हम जितना समय हमारा धम्म के काम में हम लोग लगा रहे हैं, जितना समय हम आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए हम लगा रहे हैं, अगर हमने हमारी सरकार बनाने के लिए लगा दिए, तो शायद अंबेडकर पार्क जिस तरीके से है आज, हम दीक्षा भूमि को भी इस तरीके से बना सकते हैं। जब संगठनों की बात आती है तो महाराष्ट्र का सबसे पहले नाम आता है। इतने संगठन, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो बात आप कर रहे हैं कि एक मुश्त एक साथ आने की, वो इस वक्त एक बड़ा सवाल है, और ये दिक्कत लंबे समय से देखी जा रही है। तो कैसे बहुजन समाज एक मुश्त आएगा, क्या विश्वास कैसे करेगा, क्या लगता है? इसका एक सीधा सिंपल मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस देश में 27% के आसपास मुस्लिम समाज है, उनकी एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, पर उसके बाद भी वो कांग्रेस को अपनी हितैषी पार्टी बोलकर कांग्रेस को वोट देता है। मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज की इस देश में एक भी राष्ट्रीय नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, पर फिर भी वो ओबीसी समाज अपनी नेशनल पार्टी बोल के बीजेपी को वोट देता है। और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन से ये डिक्लेयर हुआ कि इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें से एक जो है वो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजनों की पार्टी है, जो दलित अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है। पर 5 अगर पार्टियां हम देखते हैं तो ये ब्राह्मणों की है, मतलब 3% जो लोग हैं उनकी 5 नेशनलाइज पार्टियां हैं, और जो हम इतने बहुजन 85% बहुजन है, उनकी एक ही राष्ट्रीय पार्टी है। तो मैं कहना चाहूँगा, टुकड़े उनके रहने के बाद भी वो आज राज कर रहे हैं, पर हमारे टुकड़े छोटे लेवल पर है, पर राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो हमारी एक ही नेशनल पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है। तो मुझे तो भी ये लगता है कि नेशनल लेवल की जब बात आती है तो हमारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ ठाम तरीके से खड़े रहना चाहिए। बहन मायावती पर जो सवाल खड़े होते हैं कि उनकी सक्रियता को लेकर बसपा की कमजोरी, बसपा नजर नहीं आती। देखिए कैसा है, सबका काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है। कांशीराम साहब जी का तरीका अलग था, बाबा साहब का तरीका अलग था, बहन जी का काम करने का तरीका अलग है। आज मुझे बताइए, कांशीराम जी को अभी देहांत हुए 19 साल के आसपास होते आ रहे, 9 अक्टूबर को शायद 19 साल हो जाएंगे। पर आज हम अगर स्थिति देखते हैं तो सपा की, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा की बात करें तो उनके पिताजी, मतलब अपना अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव, जीते जी उसके पार्टी के टुकड़े हो गए, मतलब जीते जी उस पार्टी को खत्म कर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की शरद पवार को रहते हुए राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हो गए। और उसके बाद में हम अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें तो उनके पिताजी को मरे हुए कुछ ही साल हो गए, पर उनकी पार्टी के भी 2 टुकड़े हो गए। पर बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कहीं नजर नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी तो ये जो पॉजिटिविटी थी, ये जो है, ये शक्ति जो है, ये बहन जी ने अपने नेतृत्व
नेतृत्व में तैयार करके रखी है। और आज भी साहब के जाने के बाद में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाना, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद 19 साल तक उस संगठन को, उस मिशन को बचाए रखना, ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये हमारे बहुजन समाज की और बहन जी की कहीं ना कहीं ये जीत है, और ये उनके मेहनत का नतीजा है कि आज भी हमारे पास एक नेशनलाइज पार्टी है। विक्रांत जी, कैसा करेंगे? बसपा बात तो करती है बाबा साहब की, लेकिन अब इसमें नया क्या रह गया? सभी बाबा साहब की बात करने लग गए, बीजेपी तक बाबा साहब की बात कर रही है, कांग्रेस तो नीली टी शर्ट पहनकर संविधान की बात करती है। ये तो 1984 के पहले नहीं था ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर शायद बहुजन समाज पार्टी देश में पैदा ना हुई होती, साहब कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज को खड़ा करने के लिए अगर ना दिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज बीजेपी या कांग्रेस को बाबा साहब की ज़रूरत होती। जब उनको समझ में आया कि ये एक पार्टी है जो पूरे देश में, क्योंकि बाकी जो पार्टियां बाबा साहब के नाम पे बनी ये सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पर सीमित रही, पर बसपा कांशीराम साहब के नेतृत्व में साहब ने साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलकर बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम किया। उससे इनको समझ में आ गया कि अगर सही मायने में अगर बीएसपी को यहाँ रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें जो है बाबा साहब के नाम को आगे लेके जाना। इसीलिए तो आज कांग्रेस के जो बैनर होते हैं उसको नीला देखा जाता है। यहाँ तक कि बीजेपी की ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बीजेपी भी अपने बैनरों को नीला कर रही है। तो कहीं ना कहीं सभी को बाबा साहब की जो जरूरत आज पड़ रही है उसकी देन बहुजन समाज पार्टी, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ तक कि मोदी जी भी अभी बिहार में नीला गमछा लेकर प्रचार करते नजर आ रहे ये सारी देन बहुजन समाज पार्टी है कि ये मैं मानता हूँ। साहब कांशीराम जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया। उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपना सारा जीवन समर्पित कर इस मिशन मूवमेंट को यहाँ तक लेकर आया कि आज सभी को बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। दो चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा, दीक्षा भूमि में होने वाली बेइंतजामी और महाबोधि महाविहार पर चलने वाला 200 साल का लंबा संघर्ष जो बौद्ध विहार वो मुक्त किया जाए। दोनों चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई, कहाँ पर बात अटकी हुई है? दोनों जो बातें अटकी हुई है उसका आखिरी जो सार है वो जो निकलता है वो राजनीति है। अगर मान लो महाराष्ट्र में हमारी सरकार होती तो शायद हम आज बैठे जहाँ खड़े हैं उसके नीचे की जो जमीन है वो संगमरमर की होती है। वैसे ही महाबोधि महाविहार की अगर हम बात करें तो महाबोधि महाविहार में बिहार में हमारा जो समाज है वो कम परसेंट में कम है हमारा समाज। पर अगर मान लो वहाँ पर भी अगर हमारी सरकार बन जाती तो महाबोधि महाविहार हमें मुक्त करने के लिए समय नहीं लगता। मान लो बिहार में हमारी सरकार नहीं भी बनी, पर मैं तुमको दावे के साथ कहता हूँ अगर इस देश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो हम सबसे पहले महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए बहन जी सबसे पहला कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? दीक्षा भूमि में बड़ा जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो एकमुश्त जब सच्ची लड़ाई को जीतने की बात आती है, जब चुनाव नजदीक आता है तो वो कहीं ना कहीं मजबूती क्यों नजर नहीं आती? आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम अनिल कुरिल है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कामठी मौदा विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो नेशनल चौपाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि ये सब का समाधान, ये समस्या है, समस्या का समाधान राजनीतिक सत्ता ही है। डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने अंतिम इशारा जो था वो अंतिम इशारा बाबा साहब का था राजनीतिक सत्ता को अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ में अपने हाथ में लेने का। उनके अंतिम इशारे के पूरा करने के लिए बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब और बहन जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। और उनका जो बाबा साहब का जो इशारा था, आखिरी इशारा था जो लखनऊ में उनके भाषण में है कि एक नेता एक पार्टी के सिद्धांत पे, एक नेतृत्व के सिद्धांत पे राजनीतिक सत्ता हस्तगत की जाए। अपनी तमाम समस्याओं का हल राजनीति होता है, उसको अपन अपनी समस्याओं का हल सुधार सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने वाला इतिहास बनाए। अपने आने वाली पीढ़ी अपनी एक स्वतंत्र नींव रखे और अच्छे सुनहरे भविष्य की और आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनाए। सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर के उस अंतिम उद्देश्य, अंतिम इशारे को पूरा करने के लिए पर बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब और बहन जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया और अंततः वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार सरकार बनाई, अपने बलबूते सरकार बनाई और उसके बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देने वाला इतिहास बनाया और बहुजनों की तमाम समस्याएं थी उसका एक ठोस उसका निराकरण जो होता है वो राजनीति के कारण ही होता है। ये पूरे देश को दिखा कि बहन जी के शासनकाल में बहुजनों का या विशेष करके दलित वंचितों का जो बात जहाँ पर अटकी है, जो बात बनेगी या नहीं बनेगी, उम्मीद करें क्योंकि जो बसपा की भी कहने की तमाम स्थिति जो है वो कहीं डावाडोल नजर आती है, कहीं कमज़ोर है, कहीं ताकतवर है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, तो क्या अब उम्मीद रखी जा सकती है कि अपनी बात भविष्य में बनेगी? बिल्कुल बनेगी।
हमें बहुत उम्मीद है। हमारे पास में हम भाग्यशाली समाज है, हमारा बहुजन समाज के हमारे पास में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जैसा खंभीर नेतृत्व है। परिस्थितियाँ इस दौरान बीच में हमारे लोग थोड़े से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वार्थी लोग हैं, बहकावे लोग, तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा लोगों को बहकाया गया, हमारे प्रस्थापित पक्षों द्वारा उनको मैनिपुलेट किया गया, तो थोड़ा फ़र्क आया है। लेकिन इस दौरान आज वर्तमान में देश का बहुजन समाज जान चुका है कि हमारा हित बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, इनके नेतृत्व में हम सुरक्षित है। तो आने वाले समय में जरूर बहुजन समाज पार्टी का वही पुराना वैभव वापस आएगा। पूरी बातचीत से एक और चीज़ बड़ी गंभीरता से समझ आती है कि जब दीक्षा भूमि की जब बात आती है और लखनऊ की जब बात आती है, लखनऊ में जो बसपा ने काम करके दिखाया, तो क्या आप ये तुलना कर रहे हैं दोनों बातों में? क्योंकि दोनों की अहमियत अलग है, दीक्षा भूमि की अपनी अहमियत है, लखनऊ की अपनी है। जी हाँ सर, यही बात के लिए मुझे 2-4 लोगों का फ़ोन भी आया था कि आप अपने फेसबुक आईडी से ये चीज़ें कंपेयर करना चाह रहे हो क्या? तो सवाल कंपैरिजन का नहीं था, कंपैरिजन परिस्थिति का था। मैं समाज को फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि आप उस पोस्ट को अच्छे से पढ़े, उसमें जिक्र क्या किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पवित्र दीक्षा भूमि पर जो आज महाराष्ट्र के नागपुर में है, इस पवित्र दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और आज यहाँ की परिस्थिति देखें, और जिस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में सिर्फ एक भाषण दिया, आज उस लखनऊ के उत्तर प्रदेश की हालत देखे। मतलब बाबा साहब ने जो बातें कही थी उसको यूपी के लोगों ने अपनाकर वहाँ पे अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाकर इतना विशाल अम्बेडकर पार्क बनाया जिसकी शायद ही कल्पना इस दुनिया में कोई कर सकता कि इतना बड़ा विशाल पार्क, अम्बेडकर पार्क, बाबा साहब के और महापुरुषों के विचारधारा के आधारित हो सकता है। पर जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इतनी गंभीर हालत है कि जहाँ पर फुले शाहू अम्बेडकर जी का पूरा मिशन मूवमेंट चला, जहाँ पर बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा समय यहाँ दिया, कांशीराम जी ने अपना सारा जीवन का बहुत सा समय यहाँ पर दिया, उसके बाद भी यहाँ के जो हमारे समाज के लोगों ने है कि हमारी पार्टियाँ जितती नहीं, हमारी पार्टियाँ टुकड़ों में है, इसीलिए हमारे लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को अपना हितैषी कहकर अपने खुद के राजनीतिक अस्तित्व को महाराष्ट्र के लोगों ने और खासकर नागपुर के लोगों ने ख़त्म करने का काम किया। ये मुझे लगता है दोनों चीज़ों का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये भी अपने मामले में एक ऐतिहासिक स्थल है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर पार्क भी अपने जगह पर एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर भी बाबा साहब ने अपने बौद्ध अनुयायी के साथ में धम्म दीक्षा ली, और लखनऊ के शहर में भी बाबा साहब ने अपना एक भाषण दिया। तो दोनों जगह मेरे मायने में एक ऐतिहासिक स्थल है, पर जब हम राजनीतिक अस्तित्व की बात करते हैं उसी के हिसाब से मैंने उसको कंपैरिजन करना पड़ा, बस और कुछ नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हमने समझी है। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।